गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन को स्टार्टअप करेंगे, जिसमें आपको यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीयूईटी, जेईई मेंस और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप इससे इनमें से यूपी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हों, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो चैप्टर को हम लोग 4 पार्टों में पढ़ेंगे। सोल्यूशन चैप्टर को अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं, तो इस चैप्टर को आप लोग बेटा 4 पार्ट में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की। इस चैप्टर में सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म। फिर जो पढ़ना है आपको बेटा वो पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद आपको पढ़ना है इस चैप्टर में वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। और लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है सोल्बिलिटी ऑफ गैसेस। सोल्बिलिटी ऑफ गैसेस, ये 4 तरह से इस चैप्टर को हमको 4 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करना है अपने लिए। अब इनमें से कुछ चीज़ें कहाँ से कितने नंबर का आपका पेपर आता है उसको मैं आपको बताया। कंसंट्रेशन टर्म से आपके पेपर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आना ही आना है 4 मार्क्स का। पेपर प्रेशर और सोल्बिलिटी में से एक क्वेश्चन आपका यहाँ सकता है 2 नंबर का। टोटल 8 नंबर का इस क्वेश्चन इस पेपर में आपको इस चैप्टर से मिलेगा देखने के लिए। 8 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा, जिसमें से 2 मार्क्स जो आपके होंगे वो कंसंट्रेशन टर्म से, 4 मार्क्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से और 2 मार्क्स में वेपर प्रेशर और सोल्बिलिटी को मिला करके पूछा जाएगा। अगर हम चैप्टर की बात करें पहले पार्ट की, तो हमें सबसे पहले तो कि सॉल्यूशन क्या होता है ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि सॉल्यूशन की डिफिनीशन क्या होती है। तो अगर हम लोग आपसे बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो उसकी देखिए क्या होगा। इन पर डिफिनीशनों को आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। अगर किसी भी डिफिनीशन में कोई डाउट हो रहा है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दोबारा समझा दूंगा। सबसे पहले आप डिफिनीशन लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या होता है। देखिए, आ सॉल्यूशन इज a homogeneous mixture a solution is a homogeneous mixture of two or more substances identity in which individual
individual components will lose their identity and can not be separated in pure form by simple method। ये आपकी डिफिनीशन हो गई बेटा सॉल्यूशन की। इसको मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ कि ये आपने क्या किसको लिखा है। देखिए बोला गया है कि सॉल्यूशन क्या होता है। आर सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है पहली बात आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें टू और मोर सब्सटेंस इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट, जिसमें क्या होते हैं बेटा टू या मोर सब्सटेंसेस ऐड होते हैं। वो भी कैसे, इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट विल लूज देयर आइडेंटिटी, जिसमें अपने जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं वो अपनी देयर आइडेंटिटी को लूज कर चुके होते हैं। अपनी आइडेंटिटी को क्या कर चुके होते हैं बेटा, लूज कर चुके होते हैं। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन प्योर फार्म बाय द सिंपल मेथड, और जिनको एक बार मिक्स करने के बाद आप लोग सिंपल मेथड के द्वारा दोबारा उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इस तरह के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूशन। याद रखना सॉल्यूशन की पहली कंडीशन है कि जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब अब हमारे सामने आ गया कि होमोजीनियस क्या होता है। तो अब बात करते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर की। अगर हम लोग बात करें होमोजीनियस मिक्सचर की तो हम लोग डिफिनीशन डाल के ही समझ लेंगे कि होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर आ जाइए बात कर लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा प्रॉपर्टी पर टीज यूनिफॉर्म, properties are uniform throughout the mixture। ठीक है, होमोजेनियस क्या होता है, ऐसी चीजें जहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में एक जैसी होती है। जैसे हम लोग बात करें, जैसे आपका ये वन ग्लास है, इसमें आपने वाटर को भर रखा है। अभी इसमें वाटर है और साथ में हमने ऊपर से इसमें बेटा शुगर को डाल दिया है। किसको डाल दिया बेटा, वाटर प्लस शुगर यहाँ पे हमने ऐड हो गया है। अब आपको पता है कि जब हम लोग वाटर को शुगर के साथ मिक्स करेंगे तो जो शुगर का स्वीटनेस है वो पूरे के पूरे वाटर में इक्वल अमाउंट में एवरी प्लेस पे रहेगा। चाहे आप कहीं पे भी देखें, आप अगर यहाँ से पानी निकाल के उसको पियेंगे तो आपको उतना ही मीठा लगेगा।
जितना कि ऊपर का पानी निकाल के अगर पिएंगे उतना, जितना कि आप यहाँ से निकालेंगे तो भी पानी उतना ही मीठा होगा जितना नीचे का जितना ऊपर का। तो इसे बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है किसी भी मिक्सचर में जो प्रॉपर्टी एक जगह है उस मिक्सचर के किसी भी भाग पे वही प्रॉपर्टी होना चाहिए, उनको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन को, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात करें सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन को दो पार्टों में डिवाइड किया गया कि सोल्यूशन जो बनता है हमारे सिलेबस में बाइनरी सोल्यूशन है। सोल्यूशन जो है हमारे सिलेबस में कौन सा है बेटा, बाइनरी सोल्यूशन है। बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है इसको आप समझिए। बाइनरी सोल्यूशन, तो आपके सिलेबस में जो चैप्टर में पढ़ने के लिए बोला गया है वो बाइनरी सोल्यूशन के लिए बोला गया है। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब होता है टू कंपोनेंट आर होमोजीनियसली मिक्स, जिसमें केवल टू कंपोनेंट मिक्स हो। कितने बेटा, टू कंपोनेंट आर मिक्स, टू कंपोनेंट आर मिक्स्ड। ऐसा मिक्सचर जिसमें कितने कंपोनेंट मिक्स हों बेटा, टू कंपोनेंट मिक्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अब उनमें से जो आपका टू कंपोनेंट होंगे, मान लेते हैं किसी भी सॉल्यूशन में हमने ए और बी को ऐड किया है, एक ए को ऐड किया है और एक किसको ऐड किया है बेटा, बी को ऐड किया है। तो ए का जो नाम होगा वो होगा हमेशा सॉल्वेंट। क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट। याद रखना किसी भी जगह अगर ए लिख जाए तो आप समझ जाना वहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। और बी का मतलब आपके लिए इस पूरे चैप्टर में हो जाएगा सोलूट। क्या हो जाएगा बेटा, सोलूट। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जगह पे अगर इस पूरे चैप्टर में ए लिखा है इसका मतलब हम लोग सॉल्वेंट की जानकारी दे रहे हैं, किसी भी जगह इस पूरे चैप्टर में बी लिखा है इसका मतलब हम सोलूट की जानकारी दे रहे हैं। अब बात आ गई कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सोलूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बेटा सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट को हम कैसे पहचानेंगे इसकी बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग सॉल्वेंट को पढ़ते हैं, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट को पहचानने के लिए जो हमारे पास दो डिफिनीशन होती है बेटा, कितनी होती है, दो। दो में से जो एक डिफिनीशन वो 90% सवालों में काम कर जाती है, लेकिन 10% सवालों में पहली वाली डिफिनीशन आपकी फेल हो जाती है, तो उसके लिए हमने दूसरी डिफिनीशन बना लगी। तो पहले जो 90% सवालों में काम करती है उस डिफिनीशन की बात करते हैं। तो द, नोट्स आप सही से बनाइएगा जैसे मैं बनवा रहा हूँ, क्योंकि नोट्स केमिस्ट्री की जितनी अच्छी होगी आपके पास, केमिस्ट्री आपको उतना ही अच्छा और मार्क्स दिलाएगी और उतनी ही अच्छी आपको स्टडी के समय मदद करेगी। तो द कंपोनेंट, कंपोनेंट which has which has the same physical state in pure form, in pure form as the solution is called solvent, and the other is called solute। अब देखिए बेटा बोला गया है जो आपका कंपोनेंट, हमको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम लोग फार्म आउट कर रहे हैं, किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम लोग बना रहे हैं तो इसमें दो कंपोनेंट होंगे। सॉल्यूशन तो अगर हम लोग फार्म आउट कर रहे हैं तो उसमें कितने कंपोनेंट होंगे, दो। एक होगा बेटा ए और एक होगा बी। तो बोला ये गया है कि इस कंपोनेंट में जिस कंपोनेंट की जो फिजिकल स्टेट है, कौन सी स्टेट बेटा, फिजिकल स्टेट, वो कैसी हो बेटा, फिजिकल स्टेट उसके सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट जैसे हो, किसके जैसे हो बेटा, प्योर स्टेट। द कंपोनेंट विच है सेम फिजिकल स्टेट इन प्योर फॉर्म एज द सॉल्यूशन, जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की जैसी हो
उसको आप लोग सॉल्वेंट कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सॉल्वेंट कहेंगे। और जो दूसरा बचेगा, क्योंकि दो ही लोगों को हमने मिक्स किया है, तो उसको अपने आप सोलूट बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, सोलूट। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल की बात करें तो हमने वाटर को लिया है, इसमें हमने शुगर डाल दिया है। अब दोनों मिक्स होकर के एक एक्वस फेज का सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ, एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब हमको पता है कि जो सॉल्यूशन बनने का बेटा वो लिक्विड होगा, जो शुगर होती है वो आपकी सॉलिड होती है, और वाटर होता है लिक्विड। तो बोला गया है कि जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसी होगी वो सॉल्वेंट होगा। तो देखिए, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड, और हमारे वाटर की लिक्विड स्टेट है लिक्विड, तो इसका मतलब यहाँ पे वाटर जो हो गया वो आपका सॉल्वेंट हो गया। वाटर जो है वो आपका क्या हो गया बेटा, सॉल्वेंट हो गया। और शुगर, अब सॉल्वेंट मिल गया तो अगला आपके पास हो जाएगा सोलूट। अगला क्या हो जाएगा बेटा, सोलूट। इसी तरह जैसे कल के दिन हम लोग मिल्क को लेते हैं, उसमें सॉल्ट को डाल देते हैं, तो एक एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्ट को डाल दिया, अब यहाँ से हमारा एक एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। अब क्या होगा, हमको सबको पता है कि जो मिल्क होता है, जो मिल्क होता है वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है। तो कैसा होता है बेटा, लिक्विड स्टेट में होता है। सॉल्ट आपका सॉलिड स्टेट में होता है, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड स्टेट में होगा। तो सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है लिक्विड, वो किसके जैसे बेटा, मिल्क की जैसी है। तो मिल्क आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और सॉल्ट क्या हो जाएगा बेटा, आपका सोलूट हो जाएगा। तो बोला ये गया है कि आप सोलुएंट उस कंपोनेंट को बोलेंगे जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसी होगी। पर कई बार ये डिफिनीशन आपकी फेल हो जाएगी, कई बार क्या हो जाएगी बेटा, फेल हो जाएगी। जैसे कि अब हम लोग मिला दें मिल्क को और वाटर को, मिल्क और वाटर को, यहाँ पे हमने ये देखेंगे कि जब हमारा जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, उसमें देखिए क्या क्या होगा बेटा। मिल्क की फिजिकल स्टेट होती है लिक्विड, वाटर की फिजिकल स्टेट होती है लिक्विड, और सॉल्यूशन भी जो बनेगा वो होगा लिक्विड। तो यहाँ पे ये डिफिनीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, फेल हो जाएगी। तो यहाँ के लिए हमें दूसरी डिफिनीशन को देखना होगा। जैसे पहली डिफिनीशन फेल हो गई, तो अब इन सवालों के लिए आपको एक और डिफिनीशन सॉल्वेंट की पता होगी। किसकी बेटा, केवल सॉल्वेंट की। सोल्यूट को नहीं पहचाना, क्योंकि दो ही चीजें मिक्स हैं, एक सॉल्वेंट है और एक सोल्यूट। तो अगर हमने सॉल्वेंट को पहचान लिया तो दूसरा तो अपने आप को सोल्यूट ही कहलाएगा ना। तो देखिए, इफ बोथ द कंपोनेंट्स both the components have same physical state, same physical state as the solution, as the solution the one component which is in largest, which is in largest amount called solvent
एयर एंड द अदर इज कॉल्ड सोल्यूट। में क्या बोला गया, बोला गया है कि सॉल्वेंट अगर कभी ऐसा हो जाए कि बोथ द कंपोनेंट जिनको आप मिक्स कर रहे हैं उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो सेम हो जाए, फिजिकल स्टेट कैसे हो जाए बेटा, सेम हो जाए, दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सेम हो जाए, तो जो सोल्यूशन होगा इसमें से जिसका भी अमाउंट ज़्यादा होगा मिक्सचर में, जिसका भी अमाउंट ज़्यादा होगा लार्जेस्ट में जो मिक्सचर आप बनाएंगे उसमें जिसका भी अमाउंट लार्जेस्ट होगा या ज़्यादा होगा उसको आप सॉल्वेंट कहेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्वेंट। और जिसके बाद जो दूसरा बचेगा वो अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, सोल्यूट हो जाएगा। ये डिफिनेशन आपको तभी लगानी है सॉल्वेंट की जब फर्स्ट वाली आपकी फेल हो जाए, पहले फर्स्ट को ही चेक करना है, अगर फर्स्ट पे आपका मिल जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको फर्स्ट से आंसर नहीं मिलता है तो आपको सेकेंड इसकी भी क्वांटिटी या अमाउंट ज़्यादा होगा उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे और कम सोल्यूट बोलेंगे। इसके बाद एक नोट लिख लीजिए, तो आपको ये वाली दोनों डिफिनेशनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों डिफिनेशनों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट, ऑलवेज सॉल्वेंट। बात याद रखिएगा, जो वाटर होता है किसी तरह ट्रीटमेंट देते हैं बेटा सॉल्वेंट की तरह, वाटर को हमेशा सॉल्वेंट लेना है, मिक्सचर कुछ भी हो, आपका अमाउंट कुछ भी हो, फिजिकल स्टेट कुछ भी, उससे मतलब नहीं। अगर किसी सवाल में एक कंपोनेंट वाटर है तो वही आपका सॉल्वेंट होगा, दूसरा अपने आप सोल्यूट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, किसी भी सवाल में अगर वाटर का बात कर रहा है तो वाटर आपके लिए हमेशा सॉल्व करो। आपके सिलेबस में चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, 90% सवाल, यहाँ तक 95% सवाल वाटर के ही केस लिए जाते हैं, मतलब आपके लिए सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही होगा, बाकी जो बचा वो सब आपका क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, आपने देखा होगा मैंने कई जगह इस शब्द को यूज किया है एक्वस, तो मैं बात करता हूँ आपसे बेटा कि एक्वस किसको कहते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ बेटा एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, हम लोग आपसे बात कर रहे हैं कि व्हाट इज एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन which when solute is dissolved in water, it is known as aqueous solution, aqueous solution। देखिए बेटा आपसे क्या बोला गया है, aqueous solution क्या है, बोला जा रहा है कि जो आपका सोल्यूट है, क्या बेटा सोल्यूट, अगर उसको हम लोग वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, किसमें डिजोल्व कर रहे हैं बेटा, वाटर में, तो जो आपका सोल्यूशन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे। आपसे बोला जा रहा है कि एक्वस सोल्यूशन क्या होता है कि व्हेन सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन वाटर, अगर आपने सोल्यूट को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, किसको बेटा, सोल्यूट को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो जो हमारे पास सोल्यूट वाटर में डिजोल्व करने के बाद सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन का नाम होगा एक्वस सोल्यूशन, उसका क्या नाम होगा बेटा, एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट में देखिए आपको मैं बताता हूँ, अगली परिभाषा आप लिखिए,
एक्वस हो गया, एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अब हम लोग बात करेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन की, कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। व्हेन solute is dissolved when solute is dissolved in a solvent other than water, it is known as non-aqueous solution। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बोला जा रहा है डिफिनीशन में। नॉन इक्वल सॉल्यूशन क्या होता है कि जो सोलूट है आपका, जो क्या है बेटा सोलूट, वो डिजॉल्व हो, वो क्या हो डिजॉल्व हो, किसमें बेटा, ऐसे सॉल्वेंट में जो वाटर ना हो, वाटर के अलावा अगर आपका सोलूट किसी अन्य सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर सोलूट हमारा वाटर में डिजॉल्व है तो वो आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा, वो आपका क्या होगा बेटा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। और अगर जो सोलूट है आपका, क्या चीज़ है बेटा, सोलूट, वो हमारा डिजॉल्व है अदर देन वाटर, वाटर के अलावा किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिजॉल्व है तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों एग्जाम्पलों को आप समझ गए होंगे। अगर हम इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल में मैं आपसे बात करूँ तो जैसे यहाँ के लिए बात करूँ कि एथेनॉल को बेटा, एथिल एल्कोहल वाटर में मिला दीजिए, किसमें मिला दीजिए बेटा, वाटर में, एथिल एल्कोहल को वाटर में मिलाइए, एथिल एल्कोहल वाटर में मिल गया, ये लीजिए, तो ये जो सोल्यूशन बनेगा एक और सोल्यूशन। मान लीजिए हमने ले लिया बेटा एथिल एल्कोहल को ही ले लिया, किसको ले लिया, एथिल एल्कोहल, और इसको मिक्स कर दिया आयोडीन में, किसमें मिक्स कर दिया बेटा, आयोडीन में। ये आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गया। बोला गया है जो सोलूट है अगर आप उसको वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, और अगर उसको वाटर के अलावा किसी अन्य सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे चल के बेटा एक टेबल बनानी है आप लोगों को यहाँ पर। टेबल में जो हेडिंग डाली है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इस टेबल को आपको लर्न करना है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल आपके बोर्डों में पूछा जाता है कि इस सॉल्यूशन का एक एग्जांपल दीजिए, इस तरह के सॉल्यूशन का एक एग्जांपल दीजिए। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक बेटा, अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो सॉल्यूशन को हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। कितने टाइप सॉल्यूशन होंगे, सबसे पहले एक कॉलम में आप डालेंगे बेटा सोल्यूट, एक कॉलम में आप लोग डालेंगे सॉल्वेंट, फिर हम लोग डालेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, और लास्ट में हम लोग उस सॉल्यूशन का एक एग्जांपल की बात करेंगे। इस तरह से आप टेबल को बनाइए। देखिए थोड़ी चीज़ें और आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे अगर हमारा कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट में है, किसमें बेटा, सॉलिड स्टेट में, हम उसको छोटे से यस के द्वारा दिखाएंगे। अगर कोई चीज़ हमारी लिक्विड स्टेट में है तो हम लोग उसके लिए छोटा सा यल बना देंगे, और अगर कोई चीज़ हमारी गैस स्टेट में है उसके लिए जी बना। तो पहला जो सॉल्यूशन का टाइप्स होता है वो होता है हमारे पास कि अगर जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें सोलूट जो हो जाए, क्या हो जाए बेटा, सोलूट, एक गैस हो जाए, सोलूट हमारी एक गैस हो जाए, तब क्या होगा, तो सॉल्वेंट भी अगर गैस हो गई
तो यहाँ से जो मिक्सचर बनेगा, याद रखना सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट वही होती है जो सॉल्वेंट की होती है। अगर आपका सोल्यूट भी गैस है और solvent भी गैस है तो अगर आपको पता का गैस हमारा सोल्यूशन होगा बेटा, लिक्विड बनेगा। ठीक, अब इसका अगर कोई एग्जांपल बात करें तो CO2 डिजॉल्व इन वाटर, या O2 ऑक्सीजन, O2 डिजॉल्वेड इन वाटर। आपने देखा होगा कि कई जो आपके डिजॉल्वेड इन वाटर जीव जंतु होते हैं वो आपके पानी के अंदर ही रहते हैं, तो उनको जो ऑक्सीजन है वो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसी के द्वारा वो लोग अपनी ऑक्सीजन को गेन करते हैं। अगर हम लोग बात करें अगले एग्जांपल की, कि जो सोल्यूट है वो अभी भी गैस रहे लेकिन जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड हो, तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो भी सॉलिड होगा। सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा बेटा, सॉलिड होगा। जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा वो कैसा होगा बेटा, सॉलिड होगा। और अगर मैं बात करूं इसका कोई एग्जांपल की, तो H2 गैस ऑब्जर्वेड इन प्लेटिनम, बेटा प्लेटिनम, ये प्लेटिनम दोनों के लिए होता है। तो याद रखिए कि अगर हमने H2 गैस को ऑब्जर्व करा दिया किसके ऊपर बेटा, सॉलिड प्लेटिनम के ऊपर, तो उसको पूरे को ऑब्जर्व कर लेता है, क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये एग्जांपल हो गए तब जब हमारा सोल्यूट गैस हो लेकिन सॉल्वेंट हमारा कभी गैस कभी लिक्विड कभी सॉलिड हो, तो आपकी ये सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होंगी और इस तरह के एग्जांपल होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, आगे आपको क्या देखना है। ये बात हो गई गैस की आपकी। हम लोग इसके बाद बात करेंगे, अब देखिए जो हमारा सॉल्यूशन है अगर वो हमारा सोल्यूट जो है लिक्विड हो जाए, सोल्यूट क्या हो जाए बेटा, लिक्विड हो जाए। सॉल्वेंट भी, सॉल्वेंट हमारा गैस हो, क्या हो बेटा, गैस हो। अगर ऐसा है तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम लोग गैसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसकी गैसेस स्टेट होगी, उसकी स्टेट फिजिकल क्या होगी, गैसेस स्टेट होगी। जैसे हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इन गैस। ठीक बेटा, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इन गैस, किसी भी सॉलिड का सब्लिमेशन अगर हम गैस में करा रहे हैं, किस में करा रहे हैं बेटा, गैस में। रॉन्ग। देखिए लिक्विड गैस को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो अगर हमारा सॉल्वेंट गैस है तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी भी फिजिकल स्टेट गैस होगी। एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा वाटर वेपर इन एयर। जो आपकी वाटर वेपर होती है वो एयर में जो होती है वो इसका एक एग्जांपल होता है। अब हमारा लिक सोल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी कैसा हो जाए बेटा, लिक्विड हो जाए, तो हमारा जो फिजिकल स्टेट होगी वो भी लिक्विड होगी। जैसे एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल को वाटर में मिला दिया जाए, इन वाटर। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि जो सोल्यूट है वो लिक्विड रहे, जो सोल्यूट है वो कैसा रहे बेटा, लिक्विड रहे, जो सोल्यूट है वो हमारा लिक्विड स्टेट में ही रहे, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो गैस हो जाए, जो सॉल्वेंट वो हमारा क्या हो जाए बेटा, गैस हो जाए। तो यहाँ से जो हमारा, तो सॉरी गैस तो हो गया, हमारा जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका सॉलिड हो जाए, तो हमारा जो फिजिकल स्टेट होगी वो कैसी होगी बेटा, सॉलिड ही होगी। जैसे मरकरी इन जिंक, मरकरी आपकी लिक्विड में होती है, मरकरी इन जिंक, और उसको जिंक के ऊपर डाल दो तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, मरकरी इन जिंक। अब हमको बात करनी है बेटा सॉलिड सॉल्यूशन की। अब देखिए जैसे हमारा जो सोल्यूट है वो सॉलिड हो जाए और सॉलिड गैस रहे, क्या रहे बेटा, गैस। तो जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा गैसियस सोल्यूशन। कैसे बनेगा बेटा, गैसियस सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो सब्लिमेशन
sublimation of a solid into gas। ठीक है बेटा, तो आपका सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इसका आपका एग्जांपल हो जाएगा। अब हमारा अगर सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो जाए तो जो हमारी फिजिकल स्टेट होगी सॉल्यूशन की वो हमारी होगी लिक्विड। ऐसी होगी लिक्विड। एग्जांपल की बात करें शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, शुगर को वाटर वो भी इसका एक एग्जाम्पल होगा। अब हमारा जो सोल्यूट है वो अगर सॉलिड रहे और जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड हो जाए तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड बनेगा। सॉल्यूशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? सॉलिड बनेगा। अगर मैं आपसे एग्जांपल की बात करता हूँ तो एलॉय जितने भी होते हैं वो सारे एलॉय जो होते हैं एग्जाम्पल होते हैं सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का। किसका बेटा? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का। तो ये आपका बेसिक डिफिनीशन सारी मैं आपको कवर करा दिया हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, सॉल्यूशन क्या कैसे होता है। अब आगे देखिए हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की बात करना है हमको। नेक्स्ट जो आपसे बात होगी वो होगी बेटा कि कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है। ध्यान समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन ये पूरे केमिस्ट्री में आपको जरूरत पड़ेगी इन टर्मों की, तो इनको अच्छी तरह से हमको पढ़ना है। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग कंसंट्रेशन टर्म। देखिए कंसंट्रेशन टर्म को मैं दो ग्रुपों में डिवाइड करके अपने बच्चों को पढ़ाया करता हूँ ताकि उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहे। ग्रुप ए और एक होता है बेटा ग्रुप बी। ग्रुप ए में हमको ऐसी क्वांटिटियों को पढ़ना है, ऐसी कंसंट्रेशन टर्मों को पढ़ना है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। और ग्रुप बी में हमको वो पढ़ना है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। देखिए दोनों में बेटा डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी जगह का टेम्परेचर को चेंज कर दिया, किसको चेंज कर दिया बेटा? टेम्परेचर को, तो वो जो कंसंट्रेशन टर्म होगी उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, उनको बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। दूसरा ऐसी क्वांटिटियां हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुई, मतलब आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर रहे हैं, इससे उस क्वांटिटी का जो आंसर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो बोलते हैं बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। याद रखना बेटा कंसंट्रेशन टर्मों को दो ग्रुप में डिवाइड करना है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब है कि ऐसी कंसंट्रेशन टर्म जिनमें टेम्परेचर बदलने पे उनकी वैल्यू बदल जाए, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब है ऐसी कंसंट्रेशन टर्म जिनमें टेम्परेचर बदलने पे उनकी वैल्यू ना चेंज हो। तो अगर मैं बात करता हूँ आपसे टेम्परेचर डिपेंडेंट में, किसमें बात करते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट में। अब देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट में जो जो कंसंट्रेशन टर्म है, पहली है बेटा परसेंटेज वी बाई वी। अभी इनको मैं डिटेल से बताऊंगा कि इनको क्या पढ़ते हैं क्या कैसा है, आप इनके केवल सिंबल बनाइए। दूसरी आपकी कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, वो होती है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। ठीक, तीसरी आपकी कंसंट्रेशन टर्म होती है बेटा मोलर की, और फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म होती है नॉर्मल की। अगर हम बात करें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की तो पहली होती है आपके पास परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, सेकेंड होती है बेटा आपके पास मोल फ्रैक्शन, थर्ड होती है आपके पास मोललिटी, और फोर्थ होती है आपके पास पीपीएम। तो टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म आपको सिलेबस में दी गई हैं, जिनमें से जो 4 कंसंट्रेशन टर्म होती हैं वो आपकी होती हैं
टेम्परेचर डिपेंडेंट, और 4 जो होती हैं वो होती हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब हम लोग एक एक क्वांटिटी की बात करेंगे कि कौन सी क्वांटिटी क्या होती है और किसको क्या पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज की क्या होता है मास परसेंटेज? इसी को वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। वेट, इसको याद रखना। ठीक बेटा, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज, इसको ध्यान से समझिए क्या होता है मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। आपने एक जगह एक कंसंट्रेशन पढ़ा होगा परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, अभी टेबल में देख लीजिए मैंने एक जगह लिखा होगा परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो इस परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू को हम लोग पढ़ते हैं मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। क्या पढ़ते हैं बेटा? मास परसेंटेज बटे वेट परसेंटेज। अगर मैं इसकी डिफिनीशन की बात करूं कि ये क्या होता है, तो द मास परसेंटेज, द मास परसेंटेज of a substance in a given solution in a given solution is the mass of the substance 100 ग्राम of solution। 100 ग्राम of solution। पढ़िए बेटा आपने क्या लिखा देखिए। मास परसेंटेज क्या होता है बेटा? द मास परसेंटेज ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मास परसेंटेज क्या होता है? गिवन सॉल्यूशन एज द मास ऑफ द सब्सटेंस, कि वो मास कितना है किसमें बेटा? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। वह मास कितना है कितने में बेटा? 100 ग्राम सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं मास परसेंटेज। अगर मैं बात करूं फार्मूले की, तो देखिए फार्मूला हो जाएगा परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इक्वल टू मास या वेट ऑफ सोलूट, वेट ऑफ सोलूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और याद रखना दोनों वेट बेटा ग्राम में होंगे, तो इन ग्राम, और यहाँ भी लग जाएगा इन ग्राम। बात हमारी जो होगी वो ग्राम में होगी, जो वेट होना चाहिए सोल्यूट का वो भी ग्राम में और सॉल्यूशन का भी ग्राम में। और परसेंटेज का सवाल है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपके पास फार्मूला हो गया परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का, या वेट मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। इस फार्मूले को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, इसी से काफ़ी सवाल आपके सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक बेटा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फार्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100, इंटू कितना बेटा? 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कुछ डिफिनीशंस की, कि आपके सॉल्यूशन में लिखा होगा उसको किस तरह से आप देखेंगे। अब देखिए अगर कहीं पे लिख दिया जाए कि 5% बाई मास सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर। अब ये टर्म आपको कहीं पे देखने को मिल जाए 5% बाई मास सॉल्यूशन ऑफ शुगर, 5% बाई मास सॉल्यूशन ऑफ शुगर। अब इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको देखिए, समझिए ध्यान से। तो इसका जब भी हम लोग मीनिंग लिखेंगे कि इस लाइन का हमारे लिए क्या मीनिंग है, तो ध्यान समझिएगा। जितना दिया हो उसको लिखिएगा। 5 ग्राम मास दिया है तो ग्राम लिख लीजिएगा। 5 ग्राम शुगर जो भी दिया है उसको लिख दीजिएगा, जिसका भी सॉल्यूशन है उसका नाम लिख दीजिए। 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन, ये अपने से ऐड करिएगा, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन।
बस ये इसकी मीनिंग हो गई। 100 ग्राम सोल्यूशन, जितना परसेंटेज हो उतने ग्राम, जिसका सोल्यूशन है उसको लिख देना है और जोड़ देना है पर प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ये जो आपको ऐड कर देना है। जैसे इसी तरह से एक और टर्म लिख के आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको लिखा हो 10% ग्लूकोज सोल्यूशन, 10% बाई मास बाई मास ग्लूकोज सोल्यूशन, ग्लूकोज सोल्यूशन। आपको ये लिख के दे दिया गया कि 10% बाई मास ग्लूकोज का सोल्यूशन है। इसकी आपसे मीनिंग पूछा है कि इससे आप लोगों को क्या अर्थ निकलेगा। तो बेटा जो भी लिखा हो उतने ग्राम कर दीजिए, 10 ग्राम ग्लूकोज, ठीक बेटा। और साथ में क्या लिख लीजिए, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ये इसकी मीनिंग हो गई। ठीक बेटा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम लोग कुछ सवालों से इसको स्टार्टअप करते हैं, कि सवालों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसके सवाल होंगे। बाई मास के सवाल, ये बाई वेट के। एक फार्मूला याद रखना बेटा, कि अगर आपको कहीं पे वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखना बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका हमेशा इक्वल होगा सॉल्वेंट। इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इस फार्मूले को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए। कहीं पे भी वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो, क्या निकालना हो आपको बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप वहाँ पे कैसे निकालेंगे बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, आप हमेशा वेट ऑफ सोल्यूट को वेट ऑफ सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे, वहाँ से आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। अब कुछ सवालों से मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोग बाई मास के सवाल या वेट परसेंटेज के सवालों को सॉल्यूशन में लिखेंगे या सोल्यूट करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है बेटा, 10 ग्राम ग्लूकोज ओ सुक्रोज इज डिजॉल्वेड in 100 gram water, find weight by weight percentage। ठीक बेटा, सवाल आपको समझ में आ गया। 10% आपको दिया गया है सुक्रोज, जो कि डिजोल्व है 100 ग्राम वाटर में। फाइंड करना है आपको वेट बाई वेट परसेंटेज। वेट बाई वेट परसेंटेज मतलब आपको फाइंड करना है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ये हमको फाइंड आउट करना है। दिया क्या है, वेट ऑफ सुक्रोज दिया है। हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा वेट ऑफ सुक्रोज, वेट ऑफ सुक्रोज, ये हमारा सोलूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सोलूट, क्योंकि वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है। तो सोलूट हमको दिया गया है बेटा 10 ग्राम, और वेट ऑफ वाटर दिया गया है हमको 100 ग्राम। वेट ऑफ वाटर, जो कि हमेशा क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट होता है। वाटर क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट होता है। इसको दिया गया है हमको 100 ग्राम। अब अगर मैं यहाँ से अगर निकालूं बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन में क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे वेट ऑफ सोलूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको ऐड कर देंगे। अब देखिए,
अगर हम बात करें वेट ऑफ सोल्यूट तो दिया गया है 10 ग्राम। बात करें वेट ऑफ सॉल्वेंट तो दिया गया बेटा 100 ग्राम। हंड्रेड ग्राम दोनों को ऐड करेंगे तो वेट ऑफ जो सोल्यूशन हो जाएगा 110 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूशन वो आ गया बेटा 110 ग्राम। ऐसे वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया 110 ग्राम। अब देखिए हमको जो फाइंड आउट क्या करना है बेटा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फार्मूला लगा दीजिए। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फार्मूला क्या बोलता है बेटा कि वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, किसमें बेटा इन ग्राम, डिवाइड करना होगा किससे बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट से। तो वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन वो भी किसमें बेटा इन ग्राम, और इसको परसेंटेज और तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सारी वैल्यू रख देते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट दिया गया है 10 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूशन आपने निकाला है 110 ग्राम इंटू बेटा 100। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए इस जीरो से ये जीरो आपका कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 100/11। कितना बचेगा बेटा 100/11। जब 100 को 11 से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9.09। 100 को 11 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बेटा आपका परसेंटेज W/W जो है वो आ जाएगा 9.09%। ये आपका सोल्यूशन हो गया। इसको पूरा आप देख लीजिए कायदे से किस तरह से सॉल्व किया गया है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें बताए गए सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बच्चे अभी तक भी मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे ध्यान से सुने। उनको 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे अपना नेम लिख देना है, क्लास लिख देना है, और वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसको लिख देना। इन 3 चीज़ों को लिख करके मुझे वो प्रोवाइड करा देना है। मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।